हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। जैसा आपको मालूम है एमसीक्यूज भी काफ़ी अच्छे खासे आते हैं, तो ये एमसीक्यू सीरीज यानी बाहुबली सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं। चैप्टर नंबर 4 पर हम लोग पहुंच गए हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर। इसके पहले के चैप्टर के वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये सीरीज बाहुबली सीरीज क्यों है ये मैं अभी आपको बताता हूं। उससे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकले, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात हम लोग कर रहे हैं। बाहुबली सीरीज एमसीक्यू की क्यों है बाहुबली? क्योंकि इसमें सभी पीवाईक्यूज पिछले 10 साल के जो इस चैप्टर में आए हुए पीवाईक्यूज हैं वो मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। इसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज इंक्लूड किए हुए हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी इंक्लूड किए हैं। तो ये एक जबरदस्त बाहुबली सीरीज है आपके लिए एमसीक्यू की। इसको पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और अपनी नॉलेज को और अपनी एग्जामिनेशन में पकड़ बना लीजिए। खैर, आपको सुविधा हो इसलिए मैंने क्या किया है, एक ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है। यानी जो भी सीरीज मैं आपके लिए लेके आता हूं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, उनके लिंक लगा देता हूं यहां पर। ये देखिए, जैसे कि वन शॉट वीडियो पीवाईक्यू सीरीज, ये डेरिवेशंस की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जगह एमसीक्यू सीरीज दिखेगी आपको। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्योर गोल्ड सीरीज, जिस भी चैप्टर को आपको देखना है क्लिक कर दीजिए और फटाक से वो चैप्टर खुल जाएगा। इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए आप कोई वन शॉट देख रहे हैं रे ऑप्टिक्स का और आपने सोचा इसका पीवाईक्यूज भी अगर सर ने बनाया होता तो बड़ा अच्छा होता, तो आप झट से जान जाएंगे कि पीवाईक्यूज बनाया है सर ने। आप उसका यूज कर सकते हैं कि भाई सर इसका एमसीक्यू भी बना होता तो बड़ी अच्छी बात है, तो वो भी क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। तो आपको मालूम रहेगा कि सर ने आपके हेल्प के लिए कौन कौन सी सीरीज चला रखी हैं जिसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। सवाल ये उठता है कि इस सीरीज में आप इस वीडियो लाइब्रेरी में पहुंचेंगे कैसे? तो दो तरीके। पहला तरीका, अरविंद एकेडमी के होम पेज पे चले जाइए ये, और यहां पर आप देखिए ये लिंक लगा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ऐसे विंडो खुलेगी। पहले वाले को क्लिक कर दीजिए, आप इस पे लैंड अप कर जाएंगे इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर, और इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा साइडवेज भी, अप एंड डाउन भी, जिससे सारी चीजें दिखे। क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो ऐसा नहीं दिख पाएगा, वहां छोटा दिखेगा, उसको सरकाना पड़ेगा आपको, साइडवेज भी अप एंड डाउन भी। और दूसरा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा जिससे आप इस वीडियो के बाद ही देखना चाहें तो आराम से उस पार्ट को खोजना ना पड़े। तो ये दो तरीके, एक तो होम पेज से और दूसरा तरीका हो गया डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद रहेगा। बेनिफिट ऑल वीडियो लाइब्रेरी का क्या है कि कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, इजी एक्सेस है, अपडेटेड, लेटेस्ट अपडेटेड आपको सीरीज आपके सामने रहेंगी। मालूम रहेगा अरविंद सर आपके लिए कौन कौन सी सीरीज चला रहे हैं। कुछ बच्चों को रहता है कि जो यहां सर पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी मिल जाए, क्योंकि नोट्स बना लेंगे आप, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अच्छी बात है, नोट्स बनाने चाहिए। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई को, अपने नोट्स को बेहतर कर सकते हैं। और आपके लिए जबरदस्त 2 कोर्सेज भी हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन दें, खासकर सीबीएसई बोर्ड्स वाला बोर्ड एग्जामिनेशन, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए आपकी पढ़ाई या आपकी प्रिपरेशन पूरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि वही तो क्वेश्चंस ट्रेंड सेटअप करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अब अगर आप बाजार में जाते हैं मार्केट में फिजिक्स का लेने, तो एक बुकलेट 300-400 रुपए की आपको पड़ती है। इस चीज को समझते हुए कि टॉप क्वालिटी का 10 साल का पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कैसे दिया जाए, हम लोगों ने क्या किया है, 12th पीसीएम या 12th पीसीबी दोनों का 10 साल का सॉल्व्ड पेपर्स फुली सॉल्व्ड है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, आपको 299 में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आप पीवाईक्यूज आसानी से लेकर लगा सके। दूसरी चीज क्या है, ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो है। अब क्या है कि हर साल तो सीबीएसई क्या करता है, अपने पैटर्न में बदलाव कर देता है। तो अभी आप देखेंगे एमसीक्यू भी आते दिखेंगे, असर्शन रीजनिंग भी मिलेगी, केस स्टडी भी मिलेगी, वेरी शॉर्ट टाइप 1, शॉर्ट टाइप 2, लॉन्ग आंसर टाइप, कई तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें? क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन तो पहले नहीं पूछे जाते थे, या एक ही साल आए होंगे, 2 ही साल। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, आपके लिए ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक बना दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, चारों सब्जेक्ट का, जिसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, हजारों एमसीक्यू मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग मिलेगी, केस स्टडी मिलेगी और सैंपल पेपर मिलेगा। और ये
ये क्वेश्चन बैंक आप किसी पब्लिशर, अच्छे पब्लिशर का लेने जाएंगे तो 750 से 800 रुपए की एक बुकलेट पड़ती है, इतना कंटेंट भी नहीं होगा उसमें। और हम लोगों ने क्या किया, चारों सब्जेक्ट आपको जस्ट 499 में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप इसको लगाएं और अपने नंबर को खूब बढ़ाएं। तो ये कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अरविंद एकेडमी ऐप में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और इन कोर्सेज में एनरोल हो जाइए और पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। चलिए बात स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, करते हैं शुरू। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बाहुबली सीरीज एमसीक्यू बाहुबली सीरीज चालू करता हूं। और पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर या स्क्रीन पर ये रहा। इन क्वेश्चंस को मैं आसानी से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करके बताने वाला हूं आपको। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये, ए पार्टिकल ऑफ मास m, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर गाढ़ा कर लेता हूं, एंड चार्ज माइनस q इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r। कुछ इस तरह का मामला है। ये देखें यहां पर एक यहां पर सर्किल रेडियस आर विद अनदर चार्ज q एट द सेंटर। यहां प्लस q है, q का मतलब प्लस q, और यहां भाई साहब माइनस q है, और ये इनकी वेलोसिटी v है और इसका रेडियस r है। द वैल्यू ऑफ r इज, इस रेडियस को हमें निकालना है कितना होगा। तो देखिए इसके बीच में कूलम्ब्स लॉ लगेगा, मतलब कूलम्ब्स वाला फोर्स लगेगा, वही इसको सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। चक्कर लगा, आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन करने के लिए यह आवश्यक है कि उसको सेंटीपीटल फोर्स मिले, और सेंटीपीटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है mv²/r, ये भी आपको पता है। तो चलिए देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है। तो मैं कलर को बदलते हुए, कूलम्ब्स लॉ वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है 1/4πε0 q1 q2, q है ये, और दूसरा वाला भी Q है, माइनस साइन नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, मुझे मालूम है। तो ये Q इंटू Q/r²। अब ये जो वैल्यू है ये सेंटीपीटल फोर्स के बराबर होनी चाहिए, तभी ये कहानी सेट हो पाएगी। तो Fe बराबर FC 1/4πε0 Q² आ जाएगा अपॉन r² इज इक्वल टू mv²/r। देखिए बहुत ही आसानी से ये कार्यक्रम आप कर सकते हैं। अब देखिए कुछ रेडियस कट रही थी, ये हमने स्क्वायर से काट दिया। r की वैल्यू यहां से क्या आ गई, देखिए r इज इक्वल टू, r इधर चला जाएगा तो 1/4πε0 और m इसके साथ आ गया है। ये देखिए m यहां पर है, v² भी इसके साथ है और q² ऊपर है। तो ये वैल्यू यहां पर आ रही है रेडियस की। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है इसमें। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इस तरह से सवाल निकालेंगे, और ये क्वेश्चन देखिए 2023 में आया हुआ सवाल है, और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में मिलेंगे। ये अच्छा सवाल गिना जाता है बोर्ड्स के लिए, और कई और जगह भी आता है। तो आप समझ गए ना, ऐसे क्वेश्चंस को करना आना चाहिए, सरल है, आराम से कर लेंगे। मैं हट जाता हूं और बराबर ये क्वेश्चन हो गया है, और आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए जिससे मैं अगला सवाल आपके सामने ला पाऊं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी काफी बड़ा बड़ा मैंने कर दिया, लिखने की जगह कम पड़ जाती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 2023 का ये भी सवाल है। लिखा है 2 हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ठीक है साहब, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r कैरी करंट I ईच इन अपोजिट डायरेक्शन। बड़ी सुंदर बात है। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन देम विल बी, ये पूछ रहा है बिटवीन देम विल बी क्या होगा। 2 हॉरिजॉन्टल थिन वायर्स हैं, तो देखिए ऐसे बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल थिन वायर्स हो गए। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब बेटा ऐसे है, ऐसे हैं वायर्स। छड़ी कहाँ गई? ये मैंने बनाए तो ऐसे हैं क्योंकि बोर्ड तो ऐसे है, अदरवाइज ऐसे हैं ये वायर, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक, अच्छा अभी देखते हैं, आपको और बताते समझाते हैं, पूरा डिटेल समझेंगे हम लोग। अच्छा, इनमें जो करंट है ना वो अपोजिट है, एक करंट इधर है तो एक करंट इधर है।
दोनों में करंट आई है, और इसके मिड पॉइंट की बात, इसके बीच का डिस्टेंस आर है जहां तक, और इसके मिड पॉइंट की बात हो रही है, नेट एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, तो इसके मिड पॉइंट की बात है कि वो कितना होगा। तो मिड पॉइंट हो गया यहां कहीं ले लीजिए, यहां से r/2 और यहां से भी बेटा r/2। अब देखिए यहां पे एक जो ध्यान रखने वाली बात है कि इससे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस, इसको वायर नंबर 1 बोल देते हैं, बताने में समझाने में आसानी होगी। तो इसका जब आप निकालेंगे डायरेक्शन, तो अंगूठे को इस डायरेक्शन ऑफ करंट में रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगा ड्यू टू 1, ठीक। और यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये भी अंदर की तरफ, ये देखिए ऐसे है करंट की डायरेक्शन, और ऐसे मोड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज B2। तो हम B1 B2 को यहां पर जोड़ देंगे, काम हो जाएगा, ऐसा सेटिंग में अपने लग रहा है। तो ठीक है, अब यहां पर जो फॉर्मूला होता है किसी इनफाइनाइट वायर से r डिस्टेंस दूर पर मैग्नेटिक फील्ड का, वो फॉर्मूला ये होता है, मैं लिख दूं जैसे आपको याद भी रहे और काम भी बने, μ0/2π I/r, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर B1 B2 के हिसाब से बातें सेट करते हैं, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ भी जाएंगे। तो B1 की वैल्यू क्या आ गई, μ0/2π, करंट तो I है, और यहां पर बेटा ये डिस्टेंस इससे r/2 है। तो आप इस 2 और इस 2 को काट सकते हो, देखो तो वैल्यू आ गई μ0I/πr, और B2 भी कुछ ऐसा ही आ गया क्योंकि सब कुछ सेम है यहां पर, तो ये आ जाएगा μ0/2π I/r/2 विच इज μ0I/πr। क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए इनको ऐड कर देना चाहिए। तो B नेट क्या रहा, B नेट विच इज B1 प्लस B2, जोड़ दीजिए इनको, μ0I/πr प्लस μ0I/πr। अब इसको देखेंगे तो डबल करके आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई 2 μ0I/πr। अब हम क्या देख रहे हैं ना कि क्या यहां पर वैल्यू, अच्छा अभी देखते हैं ये ऑप्शन देखिए, फिगर तो मैच कर रही है, 2 μ0I/πr किसी में है ही नहीं भाई। तो ये यहां पर ऑप्शन, ये सवाल जो था इसमें करेक्ट ऑप्शन दिया ही नहीं है, वरना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इतना मैग्नीट्यूड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड इसकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल में रखोगे तो ऐसे निकालोगे तो नीचे जा रहा है, देख रहे हो ना, ये तो वर्टिकल है, ये अगर हमने वर्टिकल कर दिया तो ये हिस्सा डाउनवर्ड हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर वर्टिकली डाउनवर्ड। देखिए आपको एक चीज मैं बताऊं कि बोर्ड में जब ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनका ऑप्शन गलत होता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन नहीं मौजूद होता है, इन सवालों को आपको छोड़ना नहीं है। आप पेपर में कोई भी ऑप्शन टिक कर दीजिए, जो आपका आ रहा वही लिख दीजिए ABCD करके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब गलत, क्योंकि नंबर निगेटिव मार्किंग तो आपकी होनी नहीं है देखिए बोर्ड में, और अगर आपने अटेम्प्ट, अगर उन्होंने कहा कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको ही नंबर देंगे, तो आपने अटेम्प्ट किया तो नंबर मिल जाएगा आपको, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया कि मेरा ऑप्शन तो सर मिल नहीं रहा है, सवाल गलत है और अटेम्प्ट किया नहीं, तो हो सकता है नंबर ना मिले। तो ये थोड़ी सी स्मार्टनेस जरूर दिखाइएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर किसी में मैच नहीं कर रहा है, तो समझ गए होंगे, मुझे लिखना चाहिए तो नो ऑप्शन इज करेक्ट। आप क्या लिख सकते हैं, नो गिवन ऑप्शन, नो गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी आप लिख सकते हैं कि इसको अटेम्प्ट कीजिए और जो आपने निकाला है वो निकालिए और नीचे कमेंट कर दीजिए, लिख दीजिए मतलब नो गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपकी बात पूरी तरीके से फुल प्रूफ हो जाएगी,
एक नंबर के कुछ नंबर नहीं कट सकता आपका। बात समझ गए होंगे आप। ऐसा हो जाता है और ऐसा हुआ है, 2023 का सवाल है, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ पाए। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर ले पॉज करके बेटा। मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा थ्रू आउट द वीडियो कि कैसी सिचुएशंस में क्या करना आपके लिए बेहतर है। हटता हूं, पॉज करें और नोट डाउन कर ले। नोट किया होगा आपने, थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं बेटा, और जिससे पूरी बात आप तक पहुंच जाए। बहुत सुंदर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें लिखा है 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स केप्ट, टी छूटा, इसको सेट करना होगा केप्ट लिख देते हैं 2 मीटर अपार्ट। अच्छा भाई ये है, और इनमें इनका डिस्टेंस इसके बीच का 2 मीटर है। कैरी 3 एम्पियर करंट ईच, दोनों में 3 एम्पियर की करंट है। डायरेक्शन देखना होगा किधर है, इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा भाई 3 एम्पियर की करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होल्ड किया। आप जानते हैं 2 पैरेलल वायर्स अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करे उसके अंदर तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये एडिशनल आपको याद दिलाने के लिए बस। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वन वायर ड्यू टू द अदर। अच्छा आप कह रहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो एफ रहता है ना, जिसे आप बोलते हैं एफ अपॉन एल। इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन बीच का डिस्टेंस R। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इतना जानते हैं, मैं इसको सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूं। और यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि ये पैरेलल करंट्स हैं। बड़ी अच्छी बात है, तो कुछ करना नहीं, बड़ा सरल सा सवाल है। और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर -7। इसको भी याद कर लीजिए। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है ना, बार बार आता है ये, तो काहे को लफड़ा किया जाए। अब ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करोगे तो 1 2 इसका निकल के इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी याद ही कर लो, कई जगह आता मिलेगा ऐसा, कहाँ चेंज करेंगे बार बार। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मतलब 2 इंटू 10 की पावर 7, छुट्टी। और 3 एम्पियर की दोनों में करंट थी साहब, ये 3 एम्पियर की दोनों में करंट लगा दी गई हैं। अच्छा बीच का डायरेक्शन था 2 मीटर, तो 2 से 2 काट मारो तो 9 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। और अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स जैसा हम लोगों ने बातचीत की है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या बनता है इसमें, ये देखिए गड़बड़ है इसमें। देखिए वैल्यू तो इसके आसपास की है लेकिन कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं, ये गड़बड़ है। यहां पर ये लिखा होना चाहिए था अट्रैक्टिव, फिर कोई ऑप्शन पूरा तरीके से सही ऑप्शन नहीं मिलेगा यहां, क्योंकि ये तो मैचिंग नहीं की। ये आंसर आ रहा है ये सी वाला, लेकिन रिपल्सिव लिखा है जो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो मैं आंसर सी कर देता हूं, लेकिन यहां अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। ऐसे सवाल देखिए आपको मिल जाते हैं, और ये सब आए हुए 2023 में हैं, तो ये कांड बोर्ड करेगा आपके साथ। करना नहीं चाहता है लेकिन अब गलती कर देता, जो नहीं करनी चाहिए उसको क्या किया जाए। तो आपको मतलब जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, स्कूटी, तो एक्सीडेंट से कब बचते हैं आप, खुद गलती ना करें, और दूसरा अगर गलती कर रहा है तो भी बचा ले आप, वरना दूसरा घुस जाएगा आप में। आप तो सही जा रहे हैं, मान लो भैंस आ गई आपकी तरफ दौड़ के घुस जाएगी, तो आपको दूसरे की गलती को भी बचाना है, मतलब अपने को सेफ रखना है। यही काम एग्जामिनेशन में करना है आपको, कि अगर कुछ गड़बड़ सवाल दे दें तो हमें तो अपनी सेफ्टी चाहिए, हमें तो नंबर चाहिए भाई, हमें तो अपना कैरियर बनाना है। तो आप सूझबूझ के साथ उसका करेक्ट आंसर कर दें। ये ना हमेशा कहें कि तुम्हारी गलती की वजह से सीबीएसई बोर्ड ने गलत किया है, बोर्ड ने गलत, वो सब हड़ताल करके कुछ ज्यादा निकलता है नहीं, है ना। आप कहें कि जैसे आप एक स्कूटी से जा रहे हैं और बफेलो भैंस आ गया, भैंसा आ गया, घुस गया आपके, सांड घुस गया, तो अगर आप चोट खा गए, उसके बाद आप कह रहे सरकार सांड नहीं पकड़ती, सांड नहीं, अच्छी बात है पकड़नी चाहिए, वो भी मुद्दा उठाइए आप, लेकिन तुरंत तो अपनी सेफ्टी देखो भाई, संभाल के चलाओ कि वो आ जाए सांड तो अपने को बचा सको, वरना चोट तो लगी जाएगी। बाकी आप हड़ताल करते रहिए, कितना सरकार सुनेगी भगवान जाने। आप समझ रहे हैं बात। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशंस ऑल्सो, वो एहतियात, वो सावधानियां हमेशा बरतिए जो आपके कैरियर को बिल्डअप करती, ना कि कुछ हो जाए तो कहिए आपने गलती की इसलिए हो गया, कैरियर तो डैमेज आपका हो रहा है। खैर आप समझ गए होंगे, मैं बीच बीच में छोड़ता रहूंगा, बताता रहूंगा, जिससे आप समझे बातों को अंदर तक। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके साहब
बड़े सुंदर तरीके से नोट कर लीजिए। नोट कर पाए हैं आप? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। यहां पर मैं बदलूंगा येलो कलर। तो ए स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज सस्पेंडेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कोई इस तरह से है, ऐसे बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय ए पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स। एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स ली तो मतलब ये कुछ इस तरह से बंधा होगा, ऐसे समझ लीजिए, टांगे हुए हैं ये, ऐसे फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग जो है ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। इन्हें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी है यहां पर, बी लिख देता हूं, अभी समझ लेंगे हम लोग। बी, टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स। इसमें जो टेंशन है भाई, ये वेट, इसका वेट तो भाई साहब mg नीचे ही काम करेगा ना। तो जब किसी चीज को लटकाएंगे तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी। मान लीजिए इसके अंदर कुछ टेंशन आ गई, टी। अभी देखते हैं सवाल आगे क्या है। टू रिमूव द टेंशन, हमें इसके अंदर टेंशन पैदा नहीं करना है। तो टेंशन कब पैदा नहीं होगा? जब इसका वजन इस पे ना पड़े, मतलब अपने आप बैलेंस हो जाए, हवा में चला जाए, तो इस स्ट्रिंग को कोई खींचेगा नहीं, तो कहेगा टेंशन। इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर। ये जो वायर था, थोड़ा मोटा सा वायर बना दिया है, इसमें कितनी करंट आप फ्लो कराओ कि इसमें जो टेंशन है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो हमें ऐसा फोर्स चाहिए साहब जो इस mg को अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही फोर्स से बैलेंस कर ले। वो मैग्नेटिक फोर्स हमें चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में है और करंट फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बस इतनी सी बात है। तो आप जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब आप करंट फ्लो कराते हैं तो IBL मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। या मैक्सिमम क्यों? क्योंकि साइन थीटा वगैरह नहीं लूंगा, क्योंकि साइन थीटा ऑप्शन में है ही नहीं। तो मैक्सिमम जो फोर्स लगेगा IBL लगता है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यही फोर्स mg को बैलेंस कर ले तो काम बन जाएगा। तो इसी IBL को हम mg से बैलेंस कर देते हैं और हमको I क्या मिल जाएगा यहां पर? mg अपॉन BL। और यही आपका आंसर है बेटा। अब देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन इज C। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। काम आपका बन गया। सरल सवाल है, लेकिन मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूं कि इस तरह का कोई भी ट्विस्ट लेके सवाल आ जाए तो आप 6 मार दीजिए। बॉलर कैसा भी आए भैया, हिंदुस्तान को जिताना है, छक्का लगाना है। तो इसको आप नोट करें और अगले सवाल पे चलेंगे। तो मैं हटता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो आप नोट कर लिए होंगे सुंदर तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5 में है ए करंट कैरिंग कंडक्टर वायर kept in a uniform magnetic field will experience a maximum force when it is। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? हम फॉर्मूला जानते हैं, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, IBL साइन थीटा। तो F मैक्स कब होगा? जब when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द आंसर। मैंने इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा इसका आंसर। और ये आप जानते ही हैं, बड़ा सरल सवाल था, जरूर सभी बच्चों ने सही किया होगा, जो थोड़ा भी पढ़ रहे होंगे, इसमें कुछ परेशानी नहीं। तो इसको भी नोट करिए। फिर नंबर 6 लेके आता हूं आपके सामने। वो भी काफ़ी सरल है, लेकिन कभी कभी बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, आज कॉन्सेप्ट हिला होता है तो सवाल भी हिल जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड। ये देखिए मज़ेदार सवाल है। फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, द इलेक्ट्रॉन विल मूव। कि कैसे मूव करेगा? ये देखिए, ये माना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो ना, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पैरेलल थे। वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई, ये भी लगा दो, कोई ये ना कहे कि छोड़ दिया सन ने। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन में रख देता हूँ बीच में,
इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये रेस्ट से छोड़े हो तो इस तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा ये, क्योंकि ये फोर्स खाएगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगाएगा इस पे? तो इसका अंदर है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। भाई क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स में जब चार्ज मूव करता है तो क्यू वी बी साइन थीटा की बातचीत हम करते हैं, और इसकी वेलोसिटी जब ये चला है इसकी वजह से, तो जो वेलोसिटी गेन कर रहा है उसमें और मैग्नेटिक फील्ड में 180 का एंगल है। तो यहां पर एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का हमारे सवाल के हिसाब से, और साइन 180 डिग्री कितना होता है बेटा? 0। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। आप समझ पाए होंगे, बड़ी डिटेल और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश चल रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो कुल लगा नहीं, जो लगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। तो ये भाई साहब इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण कैसा चलेंगे? सीधा चलेंगे। तो मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये आंसर मैं लिख भी देता हूं, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। बहुत सुंदर। और क्यों ऐसा हुआ है ये मैंने पूरा डेप्थ के साथ समझाया है। यहां पर इन सवालों को कराते वक्त मेरी कोशिश रहती है कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर के रिवाइज हो जाएं, मजा आ जाए। तो खैर इसको नोट करें आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7। और इंटरेस्टिंग सवाल है, तो चलो ना क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। थोड़ा जगह अगली बार से छोटा करेंगे, जगह कम मिल रही लिखने के लिए। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज b1। ये क्या महाशय बता रहे हैं कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। पिक्चर थोड़ा छोटा बनाया है। मान लीजिए करंट इसके अंदर I थी, रेडियस आप समझ पाए इसकी रेडियस r थी। इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है BO लिख देते हैं, या B1 बोला है, तो वो होती है वैल्यू सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि B1 के बराबर है। उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R। आप लिख लिए, पहली बात हाथ लग गई। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमसे। आगे कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस R। अच्छा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज B2। अब देखिए क्या बोले हैं ना, ये लूप अगर ऐसे बना दूं मैं, इसका जो एक्सेस है, ये एक्सेस पीछे भी होगा, आगे बना रहा हूं, इसका रेडियस वही R है, करंट फरंट वही आई जा रही है। इससे R डिस्टेंस दूर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है। करंट कैरिंग लूप का उसके एक्सियल पोजीशन एक्सेस पर आप मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा कर गए, और आपको निकालना है यहां B1 अपॉन B2। तो इस B2 वाले का फॉर्मूला तो लिखो। तो B2 वाले का फॉर्मूला जो होता है, मैं आ जाएगा क्या, यहां लिखता हूं। तो B2 की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट I, ये डिस्टेंस अगर आप x ले लेते हैं तो ये होता है x स्क्वायर, ठीक, अपॉन 2 R स्क्वायर रेडियस प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। देख पाए ये B2 के बराबर नहीं है। ये B2 के बराबर तब होगा जब वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं B लिख रहा हूं ऑन एक्सेस, B पॉइंट P लिख देता हूं। बात पकड़ में आ गई। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। अब इसको B2 के बराबर करने के लिए पुट x बराबर R, क्योंकि यहां पर x बराबर R है सेंटर से। तो यहां पर जो वैल्यू पुट करोगे तो B2 की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। अब आगे कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ाएंगे तो देखेंगे B2 की वैल्यू क्या आ रही है। यहां पर जगह कम है तो ये लिखा म्यू नॉट I R स्क्वायर, ये रहा 2, ये 2R स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2 की पावर तो 3/2 लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूं 2 की पावर 3/2, और R स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा R क्यूब। ध्यानपूर्वक करना,
ठीक। तो म्यू नॉट अपॉन ये वैल्यू आती दिख रही है, ध्यान से देखो यहां ये क्या आर स्क्वायर क्या होगा, थोड़ा मैं समझाने की चाहत में हूं। 3/2 ये हो जाएगा 2r² की पावर 3/2। तो ये 2 की पावर 3/2 बाहर निकाल लिया, स्क्वायर ने 2 को मार दिया, 3 आ गया। यही वैल्यू मैंने यहां लिख दी है। आप समझदार हैं, बात पकड़ पाए। अब इस r² को इससे काटोगे तो एक वैल्यू बचेगी, और ये यहां से आप निकालो 2 की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 की पावर ½ एक में आधा जोड़ोगे 3/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट अपॉन 2 × 2 4 √2, और ये वैल्यू बची I/R। थोड़ा कैलकुलेशन समझना, दिस इज B2। ठीक, अब हमारा B2 निकल आया है और B1 यहां है, इसका रेशियो लेना है, ले लेते हैं। तो मैं यहां पर व्हाइट कलर इस बार यूज करूंगा और B1 अपॉन B2 की वैल्यू लिखने जा रहा हूं। तो B1 को पुट कर देते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 I/R B1, और B2 ये लिखा हुआ है, तो B2 को डिवाइड करेंगे, यानी पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4√2R अपॉन म्यू नॉट × I। तो ये म्यू नॉट × I तो कट गया, इससे ये भी कट गया, और 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ रही है, 2√2। B1 अपॉन B2 की वैल्यू आ गई 2√2। एक बहुत अच्छा सवाल, और इसके हिसाब से ऑप्शन क्या सही बन रहा है, ये ए वाला। लेकिन ये सवाल अच्छा है क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है या आपने वैल्यू पुट करने में गलती कर दी तो सवाल खत्म हो जाएगा। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम लोग अगला सवाल लगाएंगे, अच्छी तरह से नोट करें। तो बच्चों उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए हम लोग आते हैं 8वें नंबर सवाल पे। ये क्वेश्चन भी देखिए इंटरेस्टिंग है, और ऐसे ही क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही आएंगे। तो तैयार रहिए, बड़े आसानी से हो जाते हैं सवाल। वैसे मैं करके आपको दिखाता हूं। लिखा है ए करंट I flows through a long straight conductor which is bent into a circular loop of radius r। ये देखिए लॉन्ग कंडक्टर है, ऐसे बेंड कर दिया गया, सर्कुलर लूप पर निकल गया है। इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी, यानी कि मैं कलर को रेड करूंगा, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए दो इसके सेगमेंट या दो पार्ट हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये वायर, इसको मैं 1 नंबर कहता हूं, और दूसरा लूप। दो खिलाड़ी इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है सीधा वाला, इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो आप अंगूठा इस डायरेक्शन में कर दीजिए, करंट की डायरेक्शन में, स्ट्रेट वायर में, और हाथ को जब पंजा फोल्ड करेंगे तो किधर आ रहा है, ये देखिए बाहर की तरफ आ रहा है। यानी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B1 की वजह से इस डायरेक्शन में। अच्छा लूप की बात करते हैं, किस डायरेक्शन में है, तो लूप में आप जानते हैं कि आप लूप करंट जिस डायरेक्शन में लूप में, उधर आप पंजे को फोल्ड करते हैं, राइट हैंड को, जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाता है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो B2 बन रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन B1 से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम ये समझ गए हैं कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड का घटाना होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो B1 B2 निकालते हैं और फिर घटाने की प्रक्रिया करेंगे। तो मैं चलिए इधर करता हूं, फिर पीछे चला जाऊंगा, जगह ना मिली तो मैं लेता हूं पहले B1 की वजह से ये इनफाइनाइट स्टेट वायर, करंट कैरिंग वायर वगैरह है, वो सब लिखा नहीं है, वरना बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, उतने समझदार आप हैं। तो इस वायर की वजह से R डिस्टेंस, कैपिटल R डिस्टेंस दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R। आप समझ गए होंगे, ये I इनवर्ड डायरेक्शन में लिख देता हूं, जिससे कि थोड़ा सा दिमाग भी आपका पकड़े बात को, इनवर्ड लिख देता हूं, ठीक है। इसी तरह B2 लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, चलिए B2 को भी, ये करंट कैरिंग कॉइल लूप, करंट कैरिंग लूप लिख देते हैं, जितना अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी। उसका फॉर्मूला क्या होता है सेंटर के लिए, म्यू नॉट अपॉन 2 I/R।
लेकिन भाई साहब इसकी डायरेक्शन क्या है B2 की, ये B1 की आउटवर्ड है, सॉरी ये इनवर्ड लिख गए हैं, आउटवर्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी इनवर्ड है। तो हमें ये समझ में आ गया कि दोनों की डायरेक्शन भाई साहब अपोजिट है। कोई बात नहीं है, घटाने का कार्यक्रम बना लेते हैं। तो अब बड़े में से छोटा घटा दो, 2 पाई ये छोटा हो गया तो B2 माइनस B1 कर लेते हैं। भाई डिनोमिनेटर में संख्या अगर बड़ी होती है तो वैल्यू कम होती है। यहाँ देखिए केवल 2r है, यहाँ 2 पाई भी है, 3 होता है 3.14, तो ये छोटा है, समझ में आ गया। तो B नेट कितना हो गया, अगर मैं लिखूं यहाँ पर B नेट, तो मैं लिख देता हूं B2 माइनस B1। बात समझ में आई होगी। B2 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। जो वैल्यू आ रही है ये सारी वैल्यू मेरे ख्याल से कॉमन आ गई यहां पर। तो म्यू नॉट I अपॉन 2R कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन पाई। अब ये वैल्यू है इसकी, और डायरेक्शन आप जान रहे हैं क्योंकि B2 बड़ा था तो इनवर्ड डायरेक्शन में कार्यक्रम है। खैर ऑप्शन में केवल वैल्यू लिखी है, तो ये किससे मिल रही है, उस D वाले से मिल रही है। तो आंसर इज D। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेंगे और अच्छे क्वेश्चंस में इनकी गणना इनकी गिनती होगी, ठीक है। तो आप इसको नोट करें। अगला सवाल मैं आपके सामने लाता हूं, हट जाता हूं, पॉज करें साहब और नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। मैं रेड कलर लूंगा जैसे कि आपको दिखा पाऊं। लिखा है 2 वायर्स कैरिंग करंट्स I1 एंड I2 लाई वन स्लाइटली अबव द अदर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है यहां तो फोटो ऐसे बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल एक ऐसे रखा है और एक ऐसे रखा है। ये हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे और ऐसे, थोड़ा सा ऊपर है इसके, ठीक। इसी को उठाकर ऐसे कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल है, और जो इस समय वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल है। खैर एनीवे, बात समझे आप। तो एज शोन इन द फिगर, द रीजन ऑफ द वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है वर्टिकली अपवर्ड, अगर ऐसे सिचुएशन है तो इसमें वर्टिकली अपवर्ड फोर्स किधर मिलेगा। अब इसको तो आपने ऐसे कर दिया, तो अपवर्ड देखते हैं दोनों वायर से। अच्छा, यहां पर मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि एक दफे में एक वायर देखें तो आप पकड़ लेंगे। जैसे अभी आप I2 भूल जाएं, I1 ये तो 1 है ही है, इस 1 करंट कैरिंग कंडक्टर से इधर और इधर कितना मैग्नेटिक फील्ड, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये जैसे कंडक्टर है और इसमें ऐसे बनाते हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पकड़ते हो, तो ऊपर की तरफ क्या है, आपकी तरफ है। तो यहां दिस इज डॉट, ये B1, दिस इज डॉट B1, और यहां क्रॉस B1 और इधर क्रॉस B1। तो ये 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। अब 2 वाला भी देख लेते हैं, फिर समझाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कलर ले लेते हैं। अब 2 के लिए देखिए, ये भाई साहब 2 है, तो 2 के लिए ऐसे करोगे और देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो यहां पे कट्टम, यहां भी कट्टम, और यहां पे आप करोगे तो ये बाहर की तरफ B2, यहां भी बाहर की तरफ। ये देखिए B1 B2 बना दिए। आप कह रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। भाई अपवर्ड का मतलब ये जो आप ऐसे से ऐसे घुमाए हो ना, तो आपकी डायरेक्शन हो गया वर्टिकली अपवर्ड। ऐसे ऐसे कहां स्ट्रॉन्गेस्ट मिलेगा, तो देखो ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, किल करेंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट है, किल करेंगे, तो दोनों खत्म। ये तो हो नहीं सकते, दोनों एक साथ हैं लेकिन अंदर की तरफ हैं, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये भी नहीं होगा, ये एक साथ है लेकिन वर्टिकली अपवर्ड है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। समझ रहे हो ना ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है और इनका डायरेक्शन बाहर की तरफ है। बाहर को जब ऐसे लिटाओगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। थोड़ा सा सोचिएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन। तो आंसर इज बी।
तो यहां पर आंसर बी आया। और मैंने जैसे आपको बताया कि एक बार में एक वायर सोच के प्लॉट कर लीजिए डायरेक्शन। दूसरी बात, दूसरा देख लीजिए क्या सवाल कह रहा है, आराम से हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होती। शांति बनाए रहिए, समझदारी का परिचय दीजिए। खैर ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो आप कर पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नोट कर पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बेटा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टू पैरेलल, गाढ़ा लेना चाहता हूं, कुछ और क्लिक है इसके अंदर। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम इज। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये। देखिए दो पैरेलल वायर्स हैं, करंट की डायरेक्शन नहीं दिए, कर करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के तो रिपल्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम यहां पर क्या ले लेते हैं, दोनों में करंट किसी डायरेक्शन में है। एक में I1 की वैल्यू है 4 एम्पियर, एक में I2 की वैल्यू है 10 एम्पियर, और इनके बीच का 2.5 सेंटीमीटर का आर है यहां पर 2.5 सेंटीमीटर। द फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें निकालना है बिटवीन देम, बड़े आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मूला हम जानते हैं, F यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू होती है μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। अब जैसा आपको बताया था μ0 अपॉन 2 पाई का मतलब होता है 2 इंटू 10 की पावर -7, I1 I2 हो गया 4 इंटू 10, R की वैल्यू तो सेंटीमीटर में है, मीटर में कर लो, 2.5 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी 3.2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर। एंड दिस इज योर आंसर, और ये आंसर नंबर डी है। तो ये सवाल बहुत सरल था, एकदम फार्मूला बेस्ड था। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की तकलीफ किसी को हो सकती है थोड़ी पढ़ाई के बाद भी। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 10, और अब चलते हैं अपने लकी नंबर 11 पर। तो 11 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन लिखा, इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर। अगर एमीटर को वोल्ट मीटर की जगह लगा रहे हैं तो एमीटर में क्या कनेक्ट करेंगे। आप ध्यान जानते हैं कि जब भी आप वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो आप लगाते हैं पैरेलल में। आपकी कोशिश ये होती है कि यहां से आने वाली करंट, अधिकतर करंट इधर से ही निकल जाए, इसमें कम से कम जाए। मतलब इसका रेजिस्टेंस काफी हाई होना चाहिए, वेरी हाई, तभी ऐसा हो पाएगा। क्योंकि करंट जो पाथ पकड़ती है वो लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ ज्यादा पकड़ती है, मतलब लेस रेजिस्टेंस तो वहां से ज्यादा जाएगी, जहां रेजिस्टेंस मिलेगा वहां से कम जाएगी। तो इसको देखते हुए एमीटर को अगर आप यहां लगा रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। उसके हिसाब से लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये तो रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम कर देगा। लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भाई सीरीज में ही एक रेजिस्टेंस लगा दोगे तो छोटा सा क्या फर्क पड़ेगा, हमें तो ज्यादा करना है। हाई रेजिस्टेंस पैरेलल, अगर हाई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू और घट जाएगी। तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो आंसर इज द करेक्ट वन इज डी। जब आप एमीटर के रास्ते में सीरीज में एक हाई आर लगा देंगे तो इसका टोटल आर जो होगा इसको R1 कह देते हैं। ये एमीटर का रेजिस्टेंस प्लस R1 के बराबर होगा, यानी हाई रेजिस्टेंस होगा, और इसकी वजह से आप इसको यूज कर पाएंगे। तो आंसर इज डी। ये जो आंसर लिखा था क्यों है ये मैंने समझाने की कोशिश की है, नोट कर लें। और अगला सवाल करेंगे जो बहुत ही बढ़िया सवाल है और नीट वगैरह में आ भी चुका है। ये आपके बोर्ड्स में भी बहुत पूछा जाता है। बोर्ड्स की अच्छी तैयारी आपको नीट एग्जामिनेशंस, डॉक्टरी वाला और जेईई मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है अच्छी प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट के साथ। खैर एनीवे, क्वेश्चन नंबर 12, टू वायर्स ऑफ द सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू ए स्क्वायर ऑफ ए साइड ए। एक को स्क्वायर बना दिए हैं, एंड ए सर्किल, एक को स्क्वायर बनाए हैं जिसका साइड ए है और सर्किल बनाए हैं जिसका रेडियस आर है। इफ दे कैरी सेम करंट,
द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैग्नेटिक मोमेंट याद है ना, किसी भी लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ NIA, और वेक्टोरली आप लिखते हैं तो आप तो समझदार हैं ही हैं, इस तरह से लिख देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। तो n तो यहाँ 1 ले लेंगे क्योंकि लूपों की संख्या तो एक ही है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। खैर, तो पहले वाले की चर्चा करते हैं, जब हमने इसको स्क्वायर बनाया है, ये देखिए, और स्क्वायर में इसकी साइड A दी थी, टोटल लेंथ कितनी है L। अब हम देखिए यहाँ पर आपको बात समझाएं, अगर मैं यहाँ चलिए वहाँ करते हैं तब समझाते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। टोटल लेंथ L थी, तो अगर L है टोटल तो 4A इज इक्वल टू L हो गया। L गिवन है क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द वायर हमको पता है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, L/4, ये सब A है। अब इसका एरिया कितना हुआ, क्योंकि हमको NIA में एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ इस A1 लिख देते हैं, इसको होता है लेंथ A स्क्वायर, मतलब तो L का मतलब L/4 का स्क्वायर कर दो ना, तो ये L² 16 आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, समझ गए आप। अब ये सर्किल वाली बात है, उसको भी समझ लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बनाते हैं फिर उधर जाएंगे। ये सर्किल है, इसका रेडियस इन्होंने R दूसरे लूप पे ऐसे बनाया हुआ है। अब इसमें करंट वरेंट सब में सेम है। अब यहां की बातचीत करें तो इसका जो पेरीमीटर होता है वही तो इसकी वायर की लेंथ है 2πr। तो हम यहां पर पहला सिचुएशन बनाते हैं 2πr, कैपिटल R स्मॉल r जो भी हो, स्मॉल r कह रखा है, वैसे मैंने ऊपर क्या लिया था, चलो छोड़ो। 2πr बराबर टोटल लेंथ दे रखी थी कि टोटल इसकी लेंथ ऑफ द वायर L है, तो यहां से R कितना निकला, L/2π। इसका एरिया कितना है, πr², सर्किल है ना, पाई लिखिए R का स्क्वायर, L² 2π का होल स्क्वायर करने के चक्कर में था, पहले ही लिख गया 2π होल स्क्वायर। ये कहानी, ये A1 A2 निकल आया है। अब अगर हम यहां पर देखिए सावधानी से, M1/M2, M1 स्क्वायर का वही तो पूछा है ना, M1/M2 करें तो लिखोगे N, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है, करंट सेम थी लूप, और ये NIA2, यानी ये A1/A2 के बराबर है, क्योंकि NI तो कट गया है। तो एरिया फिट कर दो यहां पर, तो मैं यहां लिखता हूं A1 लिखा मैंने L² 16, और इसको उल्टा करके लिख देंगे, इनटू में आसान रहता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4πr², 4π² ऊपर, और नीचे हो गया πL²। ठीक है साहब, तो अब ये L² से L² देखिए कट गया, और एक पाई से इसको स्क्वायर को मार दिया, और 4 चौक 16, यानी वैल्यू हो गई π/4। ये देखिए आपका आंसर है, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही प्यार से 100% कर लोगे, बस आप सावधानी से पढ़ते जाओ। आसान है, लेकिन मैंने देखिए प्यार से समझाया भी, कोई दिक्कत नहीं। आपको फॉर्मूला भी बताया, ये डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन भी होता है, जो अगर आप लूप के सेंस में, करंट के फ्लो के सेंस में हाथ को, राइट हैंड को, पाम को घुमाएं, तो जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। खैर मैं पढ़ाने लगूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो रोक रहा हूं। खैर ये बात उठ गई तो मैं बता ही देता हूं, वरना आप सोचो कि क्या बग गए सर, समझ में नहीं आया। मेरे कहने का मतलब है कि करंट अगर इस तरह फ्लो हो रही है तो एम का डायरेक्शन किधर होगा, राइट हैंड लीजिए, पाम को ऐसे घुमाइए, अंगूठे की डायरेक्शन में ये एम का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन। यहां डायरेक्शन का मुद्दा नहीं था, यहां तो मैग्नीट्यूड ही था, NIA करके कर दिया, लेकिन डायरेक्शन कहीं आ जावे उस तरह हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखेंगे, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी गलती कर सकते हैं इसमें आप, तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके बेटा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है, वी विल फिक्स दैट। आइए तो यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो पहला फोटो का तो यही हम इस्तेमाल कर लेंगे, कर पाए तो। देखिए लिखा है 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल स्टेट करंट कैरिंग वायर्स ABC, ये 3 वायर्स हैं।
आर केप्ट एट इक्वल डिस्टेंस, सब इक्वल डिस्टेंस आर आर है, फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन द फिगर। बात इतनी समझ में आ जाती है। द वायर सी, ये वायर सी वाला है, देखिएगा, एक्सपीरियंस नेट फोर्स एफ, इस समय ये जो सी पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो एफ है। अब कहते हैं द नेट फोर्स ऑन द वायर सी व्हेन द करंट इन द वायर ए इज रिवर्स्ड। अब करंट को उल्टा कर देंगे तो सी पर लगने वाला फोर्स बताओ। बड़ी सुंदर बात है, मजेदार बात है। तो पहले तो हम फॉर्मूला याद दिला दें, कई बच्चे हो सकता है भूल ही जाते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स का, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। इसी फॉर्मूले का इसमें भरपूर इस्तेमाल होगा। तो मुझे कलर तो ग्रीन ही लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ यहाँ करना है, कुछ यहाँ करना है, और रेड से लिखेंगे तो कम दिखेगा आपको। खैर, इस सिचुएशन में एफ की बात देखते हैं। देखिए, ये वायर और ये वायर आपस में कैसा लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, इसका नाम दे दीजिए, मैं चलो ABC लिख देंगे, क्या आसान लगेगा शायद, या इसका नंबर दे दीजिए अभी 1 और 2 और 3। तो दोनों पैरेलल करंट्स हैं तो अट्रैक्शन होता है ना, इसमें पैरेलल करंट्स हैं, तो ये फोर्स जो लगेगा, जो F1 लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, अट्रैक्शन। और ये महाशय B वाले, ये भी इसके पैरेलल में है, सेम डायरेक्शन में करंट, तो ये भी अट्रैक्शन लगाएंगी, यानी इस समय इसमें फोर्स भी F2 भी इस डायरेक्शन में होगा। यानी F1 प्लस F2 मिलाकर इस F के बराबर आएगा नेट फोर्स। चलिए शुरू करते हैं, F1 F2 की वैल्यू लिखते हैं। तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसमें जाने वाली करंट देखिए I1 कितनी है, 2I, I1, I2 कितनी है, I, अपॉन बीच का डिस्टेंस तो R प्लस R यानी 2R। आप बेहतर ढंग से देख पाए, इस 2 से 2 काटा जा सकता है, और लगे हाथ हम काट ही लें, क्या काट ही लेते हैं। तो ये वैल्यू बन गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्क्वायर अपॉन R। बढ़िया है। अब F2 देखो ना, ये इस कितना फोर्स लगा रहा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसका I क्या, दोनों में I है, तो I इंटू I, बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर, तो ये I स्क्वायर नहीं R, तो ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्क्वायर अपॉन R। आप मेरे ख्याल से समझ पाए। और टोटल, अब देखिए कलर को बदलना होगा, टोटल एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, तो F की वैल्यू हो गई F1 प्लस F2, क्योंकि इनके डायरेक्शन अभी एक हैं और ये F नेट के बराबर था। दोनों देखिए सेम वैल्यू है, डबल हो जाएगा। मतलब अगर आप दोनों को समझ पा रहे हो ना, देखो ये सेम लिखा है, तो डबल कर दो। क्या मुझे डबल डायरेक्ट लिखना चाहिए? नहीं, मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्क्वायर अपॉन R, दोनों को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, दिस इज F के बराबर। और आप लिख सकते हैं यहां पर क्या, 2 म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई R। चाहो तो ये 2 उड़ा दो, और थोड़ा सा हमें लगता है खिसकाने की ज़रूरत पड़ गई है। और यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I स्क्वायर, दिख पा रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा होगा, इधर आ जाओ, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन पाई R। ये आपने F की वैल्यू, दिस इज F, एग्रीड। अब इसमें फोटो में क्या चेंज हुआ है, यहां आ जाते हैं। अब देखिए इन्होंने किया क्या, ये जो 3 जो वायर थे, समझना, इसमें करंट A में उल्टी करा दी है, बाकी B और C की कहानी वैसी ही है। ये R सब समझदार हो आप। अब इस सेकेंड सिचुएशन में क्या हालात हैं ये देखते हैं हम लोग। तो इसको भी वही 1 2 3 अभी हम कह रहे हैं, डैश लिख के बात कर देंगे। तो ये 1 वाला फोर्स देखिए रिपल्शन का है ना, इधर लगेगा F1 डैश, एंटी पैरेलल करंट्स हो गई तो धक्का मारेगा, दूर जाओ। और ये तो पैरेलल है तो ये लगेगा आपका F2 डैश, घटेगा मतलब। अब तो इस बात को देखते हुए घटेगा, और मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, तो आप घटाने की प्रक्रिया को अंजाम दे दीजिए। यानी मैं यहां पर F नया वाला डैश की बात करता हूं, वो कितना हो जाएगा,
सब्सट्रैक्ट कर दे, बड़े में से छोटा मैग्नीट्यूड देख लेते हैं ना, दोनों, अरे दोनों ही इक्वल है, तो ये देखिए ये दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, डायरेक्शन बदला है तो दोनों सेम है, आंसर विल बी 0। तो F1 डैश माइनस F2 डैश आपने किया और ये वैल्यू F1 F2 डैश वही आएगी पहले वाली, कंफ्यूज ना हो जाना। जैसे F1 डैश निकालोगे यहां तो F1 डैश का मतलब है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन बीच का डिस्टेंस यानी 2r, तो इसकी वैल्यू 2 से 2 काटी तो ये आ गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्क्वायर अपॉन r। ये देखिए यही वैल्यू है, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आता है जब तक डिस्टेंस और करंट में फर्क ना हो। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप समझ पाएं। और इसी तरह F2 डैश जब निकालोगे तो जो यहां निकाला था वही आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2y I1 I2 यानी I स्क्वायर अपॉन बीच का डिस्टेंस r। तो ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, ये यहां पर मतलब सेम है, यहां भी सेम थी, तो जब घटाने जाओगे तो F डैश विल बी 0। ये आंसर है, आपको उस F का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा और आंसर इज ए नंबर 0 लिखा, इस तरह से वैल्यू 0 निकल आएगी। तो आप इसको नोट कर सकते हो। मैं थोड़ा नीचे करता हूं, मैं बिल्कुल समय लेके धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं, जैसे जो बच्चा पहली बार भी देख रहा है उसकी समझ में भी सारी चीजें आ जाएं। तो आप इसको नोट कर पाए होंगे ऐसी मेरे को उम्मीद है। थोड़ा ऊपर करता हूं, ये पूरी बात आपके सामने आ जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, और इसमें बोला जा रहा है कि द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वाउंड ओवर ए मेटेलिक फ्रेम इन ऑर्डर टू। देखिए गैल्वेनोमीटर के अंदर ये जो मेटेलिक फिल्म एल्युमिनियम वगैरह का लेते हैं, इसके ऊपर वायरिंग ऐसे लपेटते हैं गैल्वेनोमीटर में। क्यों लपेटते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं इसमें डैम्प्ड इफेक्ट मिले या एडी करंट्स प्रोड्यूस हो। तो एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी तो क्या फायदा होगा कि आपका गैल्वेनोमीटर में डेड बीट गैल्वेनोमीटर मिल जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मिलती है। क्या मतलब है? अगर इसके ऊपर मेटेलिक फ्रेम पे हम नहीं लपेटेंगे तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है ना, वो रीडिंग दिखाते वक्त यहां जाएगा और ऐसे ऐसे हिलेगा, रुकेगा नहीं खट से, क्योंकि ऐसे हिलेगा थोड़ी देर बाद रुकेगा। तो आपको रीडिंग लेनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि भाई रुके तो ले। और जब ऐसी ही कहानी कर देते हो, मेटेलिक फ्रेम पे आप लपेट मारते हो वायर, तो इससे एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। एडी करंट प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होती है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनता है। मतलब ये इसे हिलने को बोलते हैं बीटिंग। बीट का मतलब होता है जैसे परेड नहीं होती है आर्मी वाले लोगों की, तो बीट होती है वो बीट, तो बीट खत्म हो जाए तो ये अब क्या होगा, ऐसा करने पे गैल्वेनोमीटर खटाक से जाके रुक जाएगा, हिलेगा नहीं, ये बीट खत्म हो जाएगी, तो बोलते हैं डेड बीट। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? एडी करंट्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी, जैसा मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आप बातों को पकड़ पाए होंगे। इसको नोट कर लें, अगला क्वेश्चन करेंगे जो और भी मजेदार है, और ध्यान नहीं देंगे तो कई बच्चे गलत किए होंगे इसको। खैर क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ये जब भी परसेंटेज वाले सवाल आते हैं ना, कई बच्चों के तो तोते उड़ जाते हैं। चलिए, तो लिखा है द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाय 20%। अब करंट सेंसिटिविटी आप जानते हैं, अगर इनिशियल हमारी IG थी, इनिशियल अगर हम IG ले लें तो नई वाली 20% से बढ़ गई है। यानी मुझे तो एकदम आइडिया है कि अगर 20% से बढ़ाना होगा तो 1.2 IG लिख देंगे, लेकिन आप में से कई बच्चे तुरंत ऐसा नहीं कर पाते, तो मैं करके दिखा देता हूं, दूसरे में डायरेक्ट कर लेंगे। भाई IG थी और IG में 20% इसका जोड़ दो। अब आप 120 अपॉन 100 IG, और अब काटो पीटोगे तो 1.2 IG आ गया। ये 1 है ना, 20% बढ़ाना यानी 1.2 हो जाना, एक में 20% जोड़ दो। खैर IG, ये नया वाला IG डैश है, और लिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो 25% से इंक्रीज कर दिया है। तो जो रेजिस्टेंस मान लो इनिशियल IG थी और इनिशियल R रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस नया वाला कितना हो गया? इसी तरीके से करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.25 R।
25% इंक्रीज्ड, वही R प्लस 20 अपॉन, ये करने कोई मतलब नहीं है उन बच्चों के लिए बताया जो बिल्कुल डर जाते हैं परसेंटेज से। अदरवाइज ये देखिए एक R था, 25% बढ़ाना है, 1.25 हो गया भाई। 1 है, 1 का 25% कितना, 0.25 जोड़ दिया उसमें, खत्म। खैर एनीवे, आप समझ पाए ये बात। अब ये कह रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी कितने परसेंट बढ़ी, तो पहले हम देखेंगे कि नई वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी हुई कितनी। आपको फॉर्मूला याद होगा कि नई वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब होता है करंट सेंसिटिविटी अपॉन R। ये यहां पर की फॉर्मूला है, अगर आपको ये नहीं आता है तो कबाड़ा हो जाएगा। तो इसको देखते हुए आई करंट सेंसिटिविटी अपॉन R को यहां पर IG डैश की वैल्यू लिख रहा हूं 1.2 IG, और यहां पर लिखा जा रहा है R डैश था ये 1.25 R। ये वैल्यू आपने लिख दी। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां पर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी पहले वाली होगी, देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात की जाए, इनिशियल यहीं पे लिख देते हैं, इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी VG। तो वो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी VG का मतलब क्या हुआ है, शुरू में इनिशियल था IG अपॉन R। ये इनिशियल रिलेशनशिप थी शुरुआत में, जब कुछ बढ़ा नहीं था। वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी अपॉन R, अब बढ़ गया तो ये हो गया। अब यहां पर 1.2 1.25 को जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 24/25 IG अपॉन R, और IG अपॉन R कितना है, VG के बराबर। तो ये वैल्यू हो गई 24/25 VG। अब ये नया वाला ये VG डैश है। अब आपको परसेंटेज के टर्म में निकालना है, घटाना बढ़ाना, तो आप लिख सकते हो परसेंटेज चेंज, व्हाइट कलर ले लेते हैं, परसेंटेज चेंज। भाई VG में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो ये जैसे बचपन में निकालते थे, नया वाला माइनस पुराना वाला अपॉन पुराना वाला, ऐसे इनटू 100। अब यहां VG डैश की बात कर लीजिए तो 24/25 VG है, माइनस VG अपॉन VG इंटू 100। ठीक, अब आप VG सब कट जाएगा और यहां निकालने जाएंगे तो आ जाएगा 24 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100, 4 माइनस 1 -4%। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज कर गई है। वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीजेस बाई 4%। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके हिसाब से ऑप्शन बना डी नंबर, आंसर इज। ये सारे सवाल मैं बता रहा हूं, ऐसे सवाल आपके बोर्ड में तो आए ही हैं, मतलब 2022 में, लेकिन आपको नीट जेईई की जो तैयारी करते हैं वहां भी मिलेंगे ऐसे ही सवाल। तो आप ये ना सोचें, इन सवालों को समझ लें और करने के तरीकों को देख लें। बाकी मैं धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं कि सब बच्चा जो अभी शुरू भी कर रहा है पहली बार, वो भी मेरे साथ रहे, और बाकी जिनकी जितनी प्रैक्टिस है वो स्पीड में देखते चले जाएं। ठीक, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे जो होगा क्वेश्चन नंबर 16। ये आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। इसमें लिखा है 20 एम्पियर करंट is flowing in a long straight wire. The intensity of the magnetic field at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। बहुत ही सरल सवाल। ये एक वायर है, इसमें करंट की वैल्यू दे रखी है 20 एम्पियर है। इससे आर डिस्टेंस जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है। यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। बी की वैल्यू होती है लॉन्ग इन्फिनिटी वायर के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻7, जैसे मैंने बोला है याद कर लें, 20 एम्पियर। आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर में हो गया। सॉल्व करेंगे तो 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला भी लिख सकते हैं आप, ये वेबर में दिया है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसके हिसाब से आपका आंसर बन जाता है सी।
बहुत ही आराम से इसको देखिए कर पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, मैं हटता हूं और अगले सवाल जो कि होगा 17th क्वेश्चन उसको हम लोग करेंगे। तो ये आप पॉज करके नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। इसको भी देखते हैं और कलर को थोड़ा बदल लेते हैं जिससे थोड़ा मजा आता रहे। मैं इसको करता हूं ब्लू। एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। द मैग्नेटिक, ये एक वायर है, इसमें कोई करंट जा रही है, इससे 5 सेंटीमीटर दूर आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी। हाँ जी, द मैग्नेटिक फील्ड है 20 सेंटीमीटर। इसी वायर से दूर 20 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसको मैं लिख देता हूं बी डैश। कितना होगा? यह है 20 सेंटीमीटर। वायर वही है, करंट वही है। आप जानते हैं कि स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला लगाते हो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर लगाते हो। तो पहले वाली की सिचुएशन देख लीजिए, इसको कह दीजिए B1 कह देते हैं, उसको B2 कह दें, ज़रा अच्छा लगेगा। ये डैश हटाना चाहते हैं तो B1 की वैल्यू B के बराबर थी, B2 निकालना है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। B1 की वैल्यू जो B के बराबर है, कांस्टेंट सब सेम हो जाएंगे, करंट वही है, और R का मतलब 5 सेंटीमीटर रख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अभी हमें रेशियो लेना है, इसलिए 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए समय जाया ना करें, रेशियो लेने जा रहे हैं, तो तभी तो B1 B2 निकल आएगा। वरना आप चाहें तो उसको लिखें नहीं कि समय बर्बाद होगा इसमें। B2 की बात करें तो μ2 अपॉन 2 पाई, करंट वही है लेकिन डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। दोनों को कर दो डिवाइड, B2 अपॉन B1। इसलिए हमने मीटर में चेंज नहीं किया। आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन समय लगेगा, क्यों समय ज़ाया करना। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये आ गया μ2, B2 का मतलब है μ2 अपॉन 2 पाई आई अपॉन 20, और B1 डिवाइड हो रहा है तो पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई इंटू 5 अपॉन म्यू नॉट इंटू आई। ये म्यू नॉट इंटू आई गया कट, 2 पाई से 2 पाई भी कट गया, 5 अपॉन 20, 1 अपॉन 4। तो B2 अपॉन B1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, और हम जान रहे थे कि B1 की वैल्यू B थी, इसलिए B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B अपॉन 4। ये समझाने के लिए मैंने इतने स्टेप किए हैं, अदरवाइज ये सवाल आप ओरली कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ क्या बन रहा है? आंसर इज B। हाँ, ये B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, B अपॉन 4। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये ओरली हो जाएगा सवाल, लेकिन मैंने समझाने के लिए फोटो वोटो बना के और धीरे से बताया है, जैसे आप 100% आप समझ जाएं। ठीक है साहब, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पहले इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके आता हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। यहां लिखा है BX एंड BY आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द 2 कॉइल्स। एक कॉइल है X, ये है, और दूसरा कॉइल है Y, ये है। अभी देखते हैं कि हम लोग कुछ और बातें हैं क्या। ईच कैरिंग इक्वल करंट, दोनों में करंट मान लीजिए एक ही करंट है। इफ कॉइल हैज 200 टर्न्स, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 200 हैं, एंड 20 सेंटीमीटर रेडियस, इसकी जो R1 है, RX लिख देते हैं, वो 20 सेंटीमीटर है। इसमें भी रेशियो काम आएगा। और Y में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? 400, और रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ BX एंड BY, तो देखिए रेशियो में सेंटीमीटर मीटर पड़ा है, पड़े रहने दीजिए। हम जानते हैं यहां पर कि नंबर ऑफ टन्स का जब भी सवाल उठता है लूप के सेंटर पर, उसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 NI अपॉन R। ये फॉर्मूला होता है करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब इसके हिसाब से अगर मैं लेना जाऊं BX अपॉन BY, देखो ना, तो BX भी अपॉन BY क्या हो जाएगा? NX, N ऊपर है, R नीचे, तो उल्टा आएगा, RY आएगा, और ये होगा NY इंटू RX। ध्यान से देख लीजिए, NX की बात क्या रही? 200
इंटू 20 अपॉन 400 इंटू RX यानी 20, दोनों में 20 लिख दिया है क्या मैंने? रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर और 20, दोनों की सेम रेडियस है तो कोई समस्या नहीं है। ये 20 से 20 उड़ा दो, पहले ही 2 जीरो यहाँ कट गए। ये कितना हो गया? 1/2। तो 1/2 आंसर आ गया। आंसर इज बी। ये आप देख पाए होंगे यहां आंसर आपको 1/2 मिल रहा है। इंपॉर्टेंट है, पकड़ के रखिए। हटता हूं, नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। चलिए आइए करते हैं 19वां नंबर सवाल। 19 नंबर में ए मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। अच्छा, ये स्टेटमेंट है, इसमें से पकड़ना सही कौन सा है। तो देखिए, फोर्स की बात की, ऑलवेज एक्सर्ट ए फोर्स, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो QVB, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी, QVB साइन थीटा होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है। अब कह रहे हैं ऑलवेज एक्सर्ट ए फोर्स, ऑलवेज नहीं, अगर वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पर है, अगर V 0 है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, बात खत्म। गलत लिखा है। नेवर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, नेवर वाली बात भी नहीं है। वो मोशन में होगा, वेलोसिटी कुछ होगी तो फोर्स लगेगा, ये भी सही नहीं है। एक्सर्ट ए फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो एक्सर्ट ए फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग अक्रॉस, ये सही है कि भाई मूव कर रहा है तो यहां पर फोर्स लगेगा। लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। एक्सर्ट ए फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां फोर्स लगेगा? अलोंग का मतलब है थीटा 0, तो थीटा 0 तो साइन थीटा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, कि एक्सर्ट फोर्स इज द चार्ज पार्टिकल मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ही दिशा में अगर गया तो फोर्स नहीं लगेगा। समझ पाए होंगे, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही मूव करने लगे तो थीटा यहां पर 0 आता है, उस समय फोर्स की वैल्यू 0 होती है। और अगर वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी 0 होगा। ये ऑप्शन ए की कहानी थी, ये ऑप्शन डी की कहानी थी, बी भी कुछ था। नेवर एक्सर्ट वाली बात तो खत्म ही हो जाती है और बाकी आप समझ गए हैं। मैं हटता हूं, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। तो अब पॉज करके नोट कर पाए होंगे, कोई विशेष बात इसके अंदर नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए प्रोटॉन ट्रेवलिंग एट 23 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिस्टेंस 2.6 मिली टेस्ला experience a magnetic force of this one Newton. What is the speed of the proton? sin 23 की वैल्यू 0.39 दे रखी है। बहुत सरल सवाल है। F की वैल्यू होती है QVB sin थीटा। हमको निकालना है वेलोसिटी, तो वैल्यू हो गई F अपॉन QB sin थीटा। वैल्यू रख दी जाए। फोर्स है 6.5 इंटू 10 की पावर -17। चार्ज की बात करते हैं तो प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो गया चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड 2.6 मिली टेस्ला, 2.6 इंटू 10 की पावर -3, और एंगल था 23 डिग्री, तो इंटू साइन 23। यहां जगह कम है तो ये वैल्यू देखिए कितनी बन जाएगी। एक बार फिर से मैं लिख रहा हूं, 6.5 इंटू 10 की पावर -17 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 2.6 इंटू 10 की पावर -3, और ये साइन 23 की वैल्यू थी 0.39। अब इसके बाद कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, और इसके हिसाब से ऑप्शन है बी। तो एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल था सीधा, जो आप बड़े प्रेम से कर सकते हैं। मैं हटता हूं, क्वेश्चन नंबर था 20, जो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल इंटरेस्टिंग है, आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो कि एक इंटरेस्टिंग सवाल मिलेगा आपको। यहां पर आइए, लिखा है ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म फील्ड। ये बी की वैल्यू देखिए यहां पे दे रखी है 2i + 3j
टेस्ला में है तो मैं टेस्ला नहीं लिख रहा हूं। इफ इट हैज बीन एक्सेलेटेड, एक्सेलेशन जो है वो है अल्फा आई कैप माइनस 4j कैप, ये एक्सेलेशन है। हमें बताना है अल्फा की वैल्यू। देखिए ये इंटरेस्टिंग सवाल क्यों है कि आपको ये समझना पड़ेगा, जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला याद कीजिए, होता है Q V क्रॉस B। इसका मतलब क्या, ये जो फोर्स होता है V के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है, ठीक। तो इस फोर्स को मैं अभी लिख देता हूं MA, देखिए समझिएगा मेरी बात, ये लिखा V क्रॉस B। हमें निकालना है एक्सेलेरेशन, तो Q अपॉन M V क्रॉस B, ठीक। अब यहां से जो एक्सेलेरेशन है वो V के भी, एक्सेलेरेशन इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर एंड एक्सेलेरेशन इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। यानी जो एक्सेलेरेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनावेगा और साथ में वेलोसिटी वेक्टर से भी 90 डिग्री बनाएगा। हमारे पास ये दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो इसका हिसाब किताब बनाते हुए हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट B इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है दो वेक्टर अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ले लीजिए, काम खत्म कीजिए यहां पर, तो ये हो गया अल्फा आई कैप माइनस 4j कैप डॉट प्रोडक्ट B की वैल्यू है 2i प्लस 3j इज इक्वल टू 0, बस। और डॉट प्रोडक्ट जानते ही यहां आ जाएगा 2 अल्फा, j का j से माइनस 12 बराबर 0। और आप आसानी से समझ पाए कि अल्फा की वैल्यू 6। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा पहले नहीं किया है तो झटका खा सकता है, किया है तो प्रैक्टिस बनी रहेगी, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। और आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका करेक्ट यहां पर हुआ है। तो ये 21वां नंबर का सवाल था जो आपने कर लिया है। चलेंगे 22वें नंबर की तरफ। आप इसको पॉज कर लें और फिर नोट डाउन कर लें, पॉज करके नोट कर लें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहां लिखा है कि बायो-सावर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी v वेक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट, ये B क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो V से जा रहे हैं वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनावेंगे, वो है B is perpendicular to V, B is parallel to V, it obeys inverse cube law, it is along the line joining the electrons at point of observations। देखिए, जब भी आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई चार्ज मूव करेगा तो मूव करते वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो हमेशा बनाता है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये फॉर्मूला होता है B की, अगर आप बात करें, चाहे तो ध्यान कर लें, कर लेना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V क्रॉस R अपॉन, क्रॉस R नहीं, R कैप अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमेशा क्या बनेगा यहां से कि B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर, यानी आंसर हो गया इसका A। ये NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोर्स के हिसाब से। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी पार्टिकल जैसा है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन है या मूविंग प्रोटॉन है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपनी वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाएगा। ये फॉर्मूला होता है और ये बात आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, जो बहुत ही मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग सवाल है और नई चीज़ आप सीखेंगे। तो मेरा उद्देश्य ये कि आपको मैं ऐसे सवाल कराऊं जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं सोचूं कि मुझे यूट्यूब पे या आपके साथ पढ़ा रहा हूं तो सरल ही सवाल कराने हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। भाई आपको तो 97-98% लाने हैं ना, तो जो आते हैं वो करो, सरल और कठिन की बात ही खत्म। मैं करवा रहा हूं ना आसानी से, मैं हूं आपके साथ, सरल करके बताऊंगा। ये सवाल कुछ मजेदार है, समझेंगे। एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन xy प्लेन विद सेंटर एट द ओरिजिन। तो देखिए यहां पर अभी की सिचुएशन में मैं आपको
ये देखिए एक्स वाई प्लेन बना देता हूं, इसको लिख दीजिए आप एक्स, इसको लिख दीजिए आप वाई, और इस तरह से एक सर्कुलर लूप आपने रखा हुआ है सेंटर ऊपर, सेंटर एट ओरिजिन। पहला केस है केस नंबर 1 या सिचुएशन नंबर 1। हाफ ऑफ द लूप विल एक्स इज ग्रेटर देन 0 is now bent to so that now lies in YZ plane। अब इन्होंने कहा है कि आधा लूप ये था ना, अब ये मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं, समझिएगा। नंबर 2 सिचुएशन कह रहा है इसमें भी z चाहो तो बना लो, घबराना नहीं, एक्स वाई प्लेन की बात थी। अब यहां पर x इज ग्रेटर देन 0 यानी इससे जो बड़ा है उसको हमने बेंड कर दिया ऐसे कि ये YZ प्लेन में आ गया। तो ये जो गोला था ये तो इतना, तो ये तो ऐसे ही है, लेकिन ये जो भाई साहब है ये थोड़े से खड़े हो गए हैं। ये मतलब फोटो तो बहुत अच्छी नहीं बनेगी, ऐसे है ये, इसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं कि कोई लूप तो है नहीं जो मोड़ सकूं। ये मान लो लूप था ऐसे, तो इधर वाला जो हिस्सा है ना, मैं कुछ इस तरह से बेंडिंग है, फोटो में समझाने की कोशिश कि एक तो हिस्सा ऐसे बना हुआ है और दूसरा हिस्सा ऐसे खड़ा है, ये फ्लैप टाइप हो गया है। ये आपको ये पूरा ऐसे समझ लीजिए लूप था, ये जो भी था सर्कुलर कॉइल था, क्या था, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ना। अब इन्होंने क्या किया कि इधर वाले हिस्से को जो एक्स की तरफ था, इस वाले हिस्से को ऐसे मोड़ दिया जो YZ प्लेन में आ गया है। तो आपके सामने मतलब ऐसा समझ लीजिए, ये हिस्सा पहले ऐसे था और ऐसे की जगह ऐसे मोड़ दिया है। एक नीचे वाला आधा सेमी सर्कुलर रह गया, ऊपर वाला सेमी सर्कुलर। इस तरह का फोटो मुझे बनाना चाहिए जो मैं सुंदर तरीके से नहीं बना पा रहा हूं। आप एक रफ फिगर आपको बनाने की कोशिश करो, बन नहीं पाएगा। कुछ ऐसा फिगर है ये, है ना, कि एक नीचे ऐसे फ्लैप रहा, आधा टुकड़ा और आधा इसका ऐसा रहा है। बात पकड़ में आई होगी आपको। अब क्या कह रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट की चर्चा चल रही है। देखिए देखिए, ये बात पकड़िएगा। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट आर डिक्रीजेज वगैरह वगैरह, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट इतना, जेड आर डिक्रीजेज वगैरह वगैरह। तो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें तो अभी ना इस वाले लूप को, ये जो लूप मैंने बनाया है ऐसे समझने के लिए क्या करते हैं, देखिए बीच वाला कोई पोर्शन तो है नहीं, लूप में तो ये था नहीं, लेकिन आप क्या करें, इसमें तिकड़म क्या लगाते हैं कि मान लीजिए कोई करंट ऐसे आप फ्लो करा रहे हैं जो इसके बाद ऐसे जाएगी, इस लूप से ऐसे आएगी, ये करंट पूरे लूप में। तो इस जो बीच का पार्ट है इसमें आप मान लीजिए कि एक करंट ऐसे जा रही है, ये वाली जो है ये लूप कंप्लीट कर रहा है ऐसे, ये लूप, और इधर से जो जा रही है वो इधर आ रही है। तो इसमें नेट करंट अभी 0 हो गई, लेकिन आपने लूप फॉर्मेशन कर लिया। ये लूप कैसा है, सेमी सर्कुलर लूप है, देख पा रहे हैं आप। तो सेमी सर्कुलर लूप एक ये ऐसे बना है। अब इस सेमी सर्कुलर लूप का जो आप टर्न बनाएंगे, मान लीजिए जो भी सेंस लें, एक का मैग्नेटिक मोमेंट चला जाएगा नीचे, समझिए ये जैसे बनाया है नीचे, ये देखिए इसका m बना दीजिए, और इस वाले का अगर आप बनाएंगे तो ये चला जाएगा कुछ ऐसे ही, देखिए उधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो दोनों 90 के बीच का एंगल बना रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप भाई। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, जो लूप बना है उसकी डायरेक्शन में राइट हैंड का पाम को करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन में घुमा देते हैं, और जिस डायरेक्शन में अंगूठा होता है उस डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का होता है। तो यहां पर आपका हो गया मैग्नेटिक मोमेंट नीचे और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, दोनों में 90 है, क्योंकि NIA सेम है दोनों का, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का सेम होगा। एक का m माने तो दूसरे का भी m मानेंगे, ठीक है ना। n एक ही टर्न्स, करंट भी और एरिया भी। अब यहां पर अगर मैं m नेट निकालूं, बात समझना मेरी, बड़े ही ध्यान पूर्वक देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। अब m नेट निकालने गए, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं इसलिए परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए जोड़ोगे तो m² प्लस m² करोगे, जो आ जाएगा m√2। अब m की वैल्यू लिख देते हैं। m की वैल्यू का मतलब होता है NIA, तो n तो 1 था, n है 1, करंट मान लीजिए I है, और एरिया हो जाएगा πr² / 2, आधे की बात कर रहा हूं। तो I लिखा
पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू √2, जैसा आप देख पाए। अब देखिए वैल्यू क्या हो गई, इसको रैशनलाइज करोगे तो आ जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन √2। और पहले का मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, एम, मान लीजिए एम तो इसका माना है, मैं एम डैश कर देता हूं इनिशियल का मतलब है इसकी कहानी, मैं यहीं पास में लिख देता हूं। NIA लिखते हो तो N का मतलब 1, करंट हो गई I, और A है पाई आर स्क्वायर, यानी I पाई आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहां पर ये देखिए I पाई आर स्क्वायर है, यानी M अपॉन √2 आ गया है। यानी ये जो वैल्यू है हमारी, ये पहले वाले की इनिशियल से जो कि M डैश थी अपॉन √2 हो गया, ये M डैश ऊपर वाला है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, पहले वाले यानी M डैश से ये कम हो गया, यानी मैग्नेटिक मोमेंट घट जाएगा। बात समझे, काफी लंबी दूरी हम लोगों ने तय की है। ये एक हॉट टाइप्स क्वेश्चन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेस, ये इसका आंसर है। तो ये एक हॉट टाइप क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना होगा। मैंने ये सोच के कराया है कि आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट नॉट डिमिनिशेस, आंसर ए इज करेक्ट। तो यहां पर आप इसको लिख दीजिए, आंसर ए इज द करेक्ट वन। आप इसको करके इस तरह सेट कीजिए जिससे चीजें आसानी से बनाई जा सके। तो मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं यहां पर ये रोकता हूं, इसको आप पॉज करके नोट कर लें। अगले सवाल को भी आपके सामने लेके आता हूं, तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन और मिलेगा हमें अभी, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें देखिए क्या बोला गया है, बोले हैं एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सेस ऑफ ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड। ये करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसकी देखिए एक्सेस है, ये इलेक्ट्रॉन साहब प्रोजेक्ट किए गए हैं इसी एक्सेस की डायरेक्शन में। हम ये जानते हैं कि इसी एक्सेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड का, म्यू नॉट NI होता है, और डायरेक्शन इधर मिल जाएगा हमें। तो जब ये Q का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, तो आप फोर्स की जब बात करते हैं QVB sin थीटा, तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है और ये जो B है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल 0 है। तो हियर थीटा इज इक्वल टू 0, एंगल बिटवीन V एंड P। तो यहां पर फोर्स भी हो जाएगा 0। अगर फोर्स 0 हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, वो सीधे रास्ते पे जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि शुरू में ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपने बताई थी। तो इन चारों ऑप्शन में आंसर डी विल बी द करेक्ट वन, कि the electron will continue to move with uniform velocity along the axis of the solenoid। इस तरीके से ये कहानी बन जाएगी, जो आप नोट कर सकते हैं। मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए। और करेंगे आज का फाइनल क्वेश्चन, वो भी काफी मजेदार है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहां पर क्या बोल रहे हैं ये, इन ए सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M is an arbitrary orientation in an external magnetic field B. The work done to rotate the loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane is। शांति से समझना होगा सवाल। देखिए, जब आप करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो कितना वर्क डन मिलता है, उसकी पहले चर्चा करते हैं। वर्क डन की बात ये कर रहा है ना, इसलिए तो वर्क डन की वैल्यू होती है MB cos थीटा 2 नहीं, माइनस लगाया नहीं, तो θ1 माइनस cos θ2।
ये θ1 θ2 क्या है? एंगल बिटवीन M एंड B। पहले कितना एंगल था, अब कितना हो गया है। तो जब भी करंट कैरिंग कॉइल को आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं θ1 से θ2, और θ1 θ2 किसके बीच का एंगल है? M और B के बीच का, तो इतना वर्क डन मिलता है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। शुरू में केस नंबर 1 समझने के लिए एक लूप ले लेते हैं ऐसे, और XYZ बना लीजिए, कोई डायरेक्शन ऐसे बना लेते हैं। ये केस नंबर 1, और यहां पर मान लीजिए ऐसे करंट को हम फ्लो करा रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड M की डायरेक्शन किधर है? इधर आ गई M की डायरेक्शन। ये लूप है ना, ये देखिए लूप की डायरेक्शन में घुमाया पंजा, राइट हैंड M डायरेक्शन में जा रहा है। XYZ भी इसको कह सकते हैं, इसको XYZ कुछ भी बना दीजिए जिसे समझ में आए। और इसका आप बात करें मैग्नेटिक फील्ड भी मैं B ले लेता हूं, इसी डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में हो क्या फर्क पड़ता है। हमने एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले लिया है। नंबर 2 सिचुएशन पे क्या किया हमने? नंबर 2 सिचुएशन पर हमने इस कॉइल को रोटेट किया है इस एक्सेस के थ्रू 30 डिग्री। यानी अब इसी को मैं अगर कॉपी पेस्ट कर पाता तो और आसानी से आपको समझा पाता, लेकिन वो फीचर इसमें नहीं है। तो यहां पर मैं बनाता हूं, ये बना Z एक्सेस, ये बना Y एक्सेस, और ये X एक्सेस। अब इस लूप को ना, जो करंट तो इधर ही फ्लो कर रही है I, अब यहां पर आपने लूप को टर्न कर दिया है 30 डिग्री से। तो टर्निंग में ये मैं ऐसे बनाता हूं, तो टर्निंग के लिए दूसरा कलर ले लेता हूं, ये ले लेता हूं। आपने इसको जब ऐसे घुमाया तो ये टर्न होके सपोज करिए यहां आ गया है ऐसे, ये एक्सेस टर्न होके इधर आ गई है, और ये एक्सेस टर्न होके इधर आ गई है XY वाली। ये एंगल है 30 डिग्री। टर्निंग कैसे किया है? इसकी जो एक्सेस थी उसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस थी लूप की, वहां घुमाया है। लेकिन अब भी आप देखें तो M का डायरेक्शन इधर ही है और B का डायरेक्शन भी इधर ही है। इसको घुमाने से क्या M और B के बीच का एंगल बदल रहा है? आंसर है नहीं बदल रहा है। तो जब M और B के बीच का एंगल ही नहीं बदल रहा है, तो जो θ1 था वही θ2 भी है। तो cos θ1 माइनस cos θ1 बराबर 0, क्योंकि एंगल नहीं बदला है। इसका क्या मतलब है? एंगल बिटवीन M एंड B इज नॉट चेंजिंग। तो वर्क डन क्या रहा? MB cos θ1 माइनस cos θ1, क्योंकि एंगल बदला ही नहीं, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी? 0। तो ऑप्शन इज D इज करेक्ट। ये आप नोट कर लीजिए। मैंने काफी कोशिश की कि बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जा सके, तो इसको नोट कर लीजिए पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उम्मीद है आप नोट कर पाए होंगे। आपको याद दिला दूं कि आपके लिए 2 स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं बहुत। एक है PYQs, जिसके लगाए बिना आपकी तैयारी अधूरी है, और आप ये जानते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए 12th PCM या 12th PCB जस्ट 299 में है। फुली शॉर्ट 10 साल के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पेपर्स हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। और दूसरा ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के सभी तरह के क्वेश्चंस हैं। जिस सभी तरह का मतलब केस स्टडी मिलेगी, असर्शन रीजनिंग मिलेगा, MCQ मिलेगा, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सब तरह के, और सैंपल पेपर भी मिलेंगे आपको जस्ट 499 में। ऑल इन वन 4 सब्जेक्ट का PCMB। जो बच्चे चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं जो आपके काम के हैं, जरूर देखें। थैंक यू, गुड लक टू यू।